वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है, जैसे इब्तदाइया में मैंने अर्ज़ किया कि इसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है और इसमें बात होती है अमूमन आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ये करना ज़रूरी भी है। जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो फैलती चली जा रही हैं। बहरहाल, तो कोशिश यही करते हैं कि सेगमेंट में सेहत के हवाले से बात की जाए, और उसमें भी आज का जो दिन है जुमे का रोज़, ये दूसरा सेगमेंट जो हमारा है, ये बहुत ही इसकी नौइयत ख़ास है। उसकी वजह यह है कि इसमें हम बात करते हैं इंसान की जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे माशरे जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि बहुत तेज़ी से मौशी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हर शख्स इस वक्त फ़िक्र मौश में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहा है। और इनकी वजह से जो मुश्किलात फिर होती हैं दरपेश, वो एक अलग मामला है। तो कोशिश कर रहे हैं कि पहले इस चीज़ को समझाया जाए आपको कि इन मामलात को कैसे दुरुस्त रखना है, कैसे ख़ुद को ठीक रखना है, और अगर कोई ऐसा मसला है जिसको आप चाहते हैं कि ठीक किया जाए, तो उसके लिए भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और वो डॉक्टर कहते हैं उसे माहिर नफ्सियात। अब ये एक बड़ा अलमिया है कि माहिर नफ्सियात का जब तस्करा होता है तो फ़ौरन से लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद कोई पागलपन का शिकार है, तो उसको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। ऐसा कतई नहीं है, और इसी हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि आपको ये समझाया जाए। अब लताखिर मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे स्केजुअल गेस्ट डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर साइकियाट्रिस्ट हैं, एक ऑथर भी हैं, मुख्तलिफ़ किताबें भी इंसान की नफ्सियात के हवाले से लिख चुके हैं। और पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दीगर ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में और बहुत सारी जगहों पर अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे चुके हैं। बहुत बड़े बड़े हस्पतालों में, इदारों के साथ आपने काम किया है। पाकिस्तान में यहाँ पर अब मौजूद हैं और पाकिस्तान में ही सुकूनत इख्तियार की हुई है। और यहाँ पे जो लोग हैं नफ्सियात से जुड़े, और ख़ास तौर पे मनशियात के आदी अफराद जो हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसके लिए एक मरकज़ भी नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का इलाका है, वहाँ पे बनाया है, यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, जो कि एक बड़े तवील अरसे से काम कर रहा है। तो डॉक्टर शफीक यासीन साहब हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है कि अब लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जो ये सोचता है कि सिर्फ माहिर नफ्सियात की ज़रूरत तब पेश आती है जब हम किसी पागलपन का शिकार हों। मुख्तलिफ मसाइल सामने आ रहे हैं, मैं केसेस आपके सामने रखूँगा और फिर उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करूँगा। और एक टॉपिक जो मैं सोच रखा था, एक सोच एक ऐसी डेवलप हो गई है थ्रू सोशल मीडिया के वीमेंस डे आज है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ एक तासुर ये दिया जा रहा है कि उनको ज़्यादा डोमिनेंट होना चाहिए, और एक तबका ऐसा है जो इसके ऊपर काम कर रहा है कि उनकी डोमिनेंस इस हद तक होनी चाहिए कि वो मर्द के बिल्कुल बराबर हो, और ये हो। अब वो एक बहस चल निकली है। अब उसकी डोमिनेंस की वजह से भी कुछ जगह पर प्रॉब्लम आए हैं, और यकीनन आ रहे होंगे। और जहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ पर फिर फैमिलीज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसको चाहूँगा थोड़ा सा आज कोरिलेट करते हैं ज़रा डोमिनेंस के हवाले से जो बात हो रही है, और जहाँ पे आप ट्रीट कर रहे हैं कुछ इस तरह के केसेस, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में आज बात हो जाए, प्लीज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट डे भी है, और बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा यासिर आपने। देखिए, फीमेल डोमिनेंस, इस पे तो खैर मैं बिलीव नहीं करता, इक्वलिटी पे बिलीव ज़रूर करता हूँ। लेकिन इक्वलिटी पे भी अगर आप देखते हैं ना, तो आदमी और औरत को बड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, उनके रोल्स बड़े डिफरेंट हैं। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में, कल्चर में, जहाँ पर अभी तक भी मेल ब्रेड विनर हैं और काम करते हैं, फाइनेंशियल जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फीमेल्स का रोल अभी भी ज़्यादा यही रहा है कि बच्चों की तरबियत और उनका ख्याल रखना। तो ओवरऑल ये चेंज ज़रूर हो रहा है, विदाउट अ डाउट। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि बोथ जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली फीमेल की जो ब्रॉटअप है और जो डेवलपमेंट है वो, और मेकअप है, वो बहुत ही आदमियों से डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। मेंटल हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो अब जेनेटिक उसमें देखते हैं, तो जब वायरिंग जो है, ब्रेन की वायरिंग, एमेगडला का जो ताल्लुक है ब्रेन का, जो कि इमोशन से है, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में प्रोमिनेंट है। वो इमोशनली चार्ज ज़्यादा होती है। मेल जो है वो इतना इमोशनली चार्ज नहीं नहीं होता। होता। वो सोचता है और फिर भी अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल कर सकता बिल्कुल है। ठीक है। ये तो फैक्ट है। वही।
इन्वायरमेंटली जो है जब वो ब्रॉटअप हो रहा होता है उसका ऐसे घराने में फ़ीमेल का, बच्ची का, लड़की का, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 बहनें हैं, माँ है, बाप दुबई में, मिडल ईस्ट में कहीं और काम पे है, एब्सेंट फादर है, और यूजुअली होते भी हैं चाहे वो जी कराची में ही हो। आजकल तो हालात ये है कि एक इंसान ने 2-2 3-3 जॉबें की हुई हैं जी अपने जी, अखराजात को बिल्कुल पूरे ऐसे करने ही के है। लिए। तो कितना टाइम होता है एक बाप के पास अपने बच्चों को देने के लिए? तो होता यही है कि ज़्यादातर मदर ही टाइम देती हैं बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और जहाँ लर्निंग उनकी स्कूलिंग से और मदर से आ रही होती हैं, तो थोड़ा बायस्ड होती है टुवर्ड्स मदर और फीमेल बिल्कुल ठीक है। कंपेयर टू फादर के। तो इवेंचुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रोल है फीमेल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वही ये वही। एक किसी भी माशरे में बच्चों के ब्रॉटअप के लिए, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो वही एक माशरा बनाते हैं, वही एक बिल्कुल नेशन बिल्कुल। बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम किस हिसाब से इक्वलिटी को देख रहे हैं? फाइनेंशियल इक्वलिटी को देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से देख रहे हैं, कि घर में ब्रॉटअप के हवाले से देख रहे हैं, सोशली देख रहे हैं, रिलीजियस टीचिंग के हवाले से देख रहे हैं? बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। मेल जो है ना, वहाँ पर मैं जो देखता हूँ, और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कपल थेरेपी में करता हूँ। अब वही। कल की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। प्लीज़। हस्बैंड एंड वाइफ आए थे, मुझे नहीं पता था हस्बैंड बाहर बैठा था, वाइफ आई थी। शी इज़ अ पेशेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। 6 बच्चे हैं, लेकिन वो इतने बच्चों को संभाल नहीं पाई थी कि एक बच्चा उसने सबसे बड़ी बेटी को अपनी सिस्टर इन लॉ को दे दिया संभालने के लिए, बाकी 5 बच्चे वो संभालती है। बिल्कुल ठीक है। जब वो डिप्रेशन में जाती है तो इतनी एजिटेटेड हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है कि वो बच्चों को मारती है। और दवाइयाँ अफोर्डेबिलिटी या ट्रीटमेंट अफोर्डेबिलिटी का मसला उसका रहा है शुरू से ही, क्योंकि वो रिक्शा ड्राइवर है, उसका शौहर, जी। तो जितना कमा सकता है वो करता है। बेसिक नेसेसिटी तो खाना पीना है, ट्रीटमेंट बाद में आता है। तो कल यही बात हो रही थी कि 6 महीने से उसने दवाइयाँ नहीं खाई, वो बिगड़ गई, बहुत एजिटेटेड, इरिटेबल थी, बच्चों को मार रही थी। लेकिन 3 दिन पहले जब उसका शौहर काम से आया तो फिज़िकली एग्रेसिव हो गई और बहुत मारा उसने अपने शौहर को। और वही शौहर इसको लेकर आया हुआ था ट्रीटमेंट के लिए और बाहर बैठा हुआ था। जब मैंने उसको देखा, मैंने ट्रीटमेंट लिखा, उसको दवाइयाँ दी, और फिर मैं बाहर निकला तो मैंने पूछा सब सही है ना, तुम दवाइयाँ ले ली तुमने? के लिए हाँ हाँ, मेरे शौहर बैठे हुए। मैंने जाके फिर उससे हाथ मिलाया, एंड आई रियली फेल्ट कि ही इज़ द मैन। क्योंकि बात यह है ना कि इतने सालों से एक औरत की मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को डील करते हुए, जानते हुए कि वो नफ्सियात की मरीज़ हैं, और उसको लेके आना, उसकी ट्रीटमेंट को अफोर्ड करना, उसके एग्रेशन को घर पे टॉलरेट करना, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, साथ में रक्षा चलाना, कमाना, और फिर चुपचाप आके बैठा है समझदारी से, जबकि वो बिल्कुल एजुकेटेड इंसान नहीं था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने इसलिए राइट। जाके उससे हाथ मिलाया, उसकी खैरियत पूछी। मैंने कहा यार तुम, बड़ी बात है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम फिर भी लेकर आए वाइफ को। मैंने उसको अप्रिशिएट किया। तो ऐसे आदमी भी हैं जो टॉलरेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि वो रिलेशनशिप छोड़ना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि बच्चों के साथ क्या होगा, वो फिर भी बीवी से प्यार करते हैं, अपनी बीवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके चलते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनका साथ देते हैं, पैम्पर भी कर रहे होते कह हैं, रहे बिल्कुल होते हैं। ऐसे कर रहे होते हैं और इंसान ये एक कभी। नहीं, मैंने बहुत से केसेस में देखा है जहाँ पे हस्बैंड्स लेके आते हैं बड़े प्यार से और कोशिश करते हैं, ये नहीं है कि छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक ये है। मैंने रीसेंट रिलेशनशिप में ज़्यादा देखा है, जो अब हो रही हैं यस। रिलेशनशिप्स, उसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक और पेशेंट है बहुत ही यंग, शी इज़ ओनली इन हर लेट 20s, अभी 3 साल से मेरी पेशेंट है। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी जब वो 23-24 साल की थी तकरीबन, और उसको सिर्फ एक एपिलेप्सी का सीजर का झटका आए, वो बेहोश हो गई, और उसको मिर्गी का डायग्नोस दे दिया था डॉक्टर ने, और शौहर ने उसको फ़ौरन छोड़ दिया कि भाई ये मिर्गी की पेशेंट है, आई डोंट वांट टू लिव विद हर एनी मोर। तो ना उसका बच्चा हुआ। अब एक लेबल लग गया उस पर कि वो, उसकी पहले शादी हो गई थी, बाप इतना अमीर नहीं है, परेशान रहता है कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, जो कि ये एपिलेप्सी की पेशेंट भी है। शी इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल। लेकिन बात यही है ना, स्टिग्मा हमारे मुल्क में ये है कि एक दफ़ा ये चीज़ हो जाती है तो बहुत ही नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आता है, बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह की तो हज़ारों कहानियाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि
एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, इसी तरह रिलेशनशिप में दोनों का देयर इज नो परफेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक देयर इज है। नो परफेक्ट रिलेशनशिप। पहली बात तो ये है, अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो उन सिमिलैरिटीज़ में क्या पॉजिटिव्स हैं जो कि दोनों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। कभी कभी अपोजिट्स एक दूसरे के करीब लाती है, एक बहुत बोलने वाला होता है, एक खामोश होता है, जी। तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन बात ये नहीं है, सबसे बढ़ के ये है कि हमारे कॉम्प्रोमाइज़ और पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग श्योर कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो, राइट। शॉर्ट टर्म ना हो। और अगर कुछ इश्यूज हैं भी विद इन द फैमिली तो उसको मिल के सॉल्व किया जाए। रिलेशनशिप में बहुत से एरियाज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यासिर, एक तो ये कि हमारे रिलेशनशिप में रोल्स क्या हैं, वेरी राइट। हमारे रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्या हैं, और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल और ठीक। इसी पे आके रिलेशनशिप्स फेल हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हस्बैंड का रोल हस्बैंड सही से अदा कर रहा है, वाइफ का वाइफ, और सपोज अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ इन लॉज हैं या ब्रदर इन लॉज हैं या सिस्टर इन लॉज हैं, आई डोंट नो, अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है इन्वेस्टमेंट के, एक अगर रोल है वो रोल से हट के या ऊपर डोमिनेट करके दूसरे को सप्रेस करके अगर वो चलाना चाहता है रिलेशनशिप, तो वो खुशी से नहीं, चाहे हो सकता है चल जाए लेकिन खुशी से नहीं गुजरेगी। बिल्कुल। उसमें बैलेंस अगर नहीं होगा रोल्स में, कि अगर मैं समझता हूँ कि वाइफ का रोल ये है और वो ये पूरी तरह से पूरा कर रही है, तो मुझे भी अपना रोल तरीके से पूरा करना है। और जहाँ मुझे समझता हूँ कि मैं एक कदम आगे जाके उसके रोल पे एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ और उसको तंग कर रहा हूँ बार बार और क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये ना समझते हो कि वो कितनी मुश्किलात से अपने रोल को पूरा कर रही है, बिल्कुल। तो देन आई एम रॉन्ग, आई नीड टू अंडरस्टैंड। और इसी तरह वाइफ को भी समझना ज़रूरी है कि अगर हस्बैंड निकलता है काम के लिए और सुबह जाता है, शाम को पार्ट टाइम कोई और जॉब करता है, मेहनत से किस तरह घर आता है उन इनसिक्योरिटीज़ के साथ। अब एक और मेरा एम्प्लॉई है, परसों की बात है, पहली जॉब करके गया, दूसरी जॉब करके गया, तीसरी जॉब पे वो बल्दिया से निकला और गन पॉइंट पे उसका वॉलेट भी छिन गया और मोबाइल भी। रात को 11:15 उसकी कॉल आई मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरा तो मोबाइल भी छिन गया, 10,000 रुपये मेरे वॉलेट में थे वो भी छिन गए। वो सोचे, उसकी भी वाइफ है, वो घर जाएगा तो किस पोजीशन में जाएगा। अब वो तो उसको ही पता है कि कितनी जॉबों के बाद वो कितनी मेहनत करते हो, रात को भी अब 11:15 वहाँ से निकल रहा था। तो ही नोज कि वो कितने थका हुआ होगा और फिर इतने स्ट्रेस में होगा, प्लस ये एड ऑन स्ट्रेस। एग्जैक्टली। तो जो बाहर की दुनिया फेस कर रहा है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, उसको अंदाज़ा है कि ट्रैफिक, मुश्किलात लोगों से, और फिर इवन काम पे कई जगह बुलिंग है, अब्यूज़ है, सिस्टम ऐसा है कि बड़े अलग तरीके से चल रहा है वेस्ट के कंपेयर में। तो ये सब आसानियाँ तो नहीं है ना। तो वाइफ अगर नहीं समझती इस बातों को और सोचती है यार ये तो आसानी से पैसा ले आता है जिसको मैं आराम से खर्च भी कर दूंगी, तो कोई मसला नहीं है, मैं अखराज को कंट्रोल नहीं करूंगी, चलो इस शॉपिंग पे चले आओ, मेरी दोस्त के ने तो ये कपड़े पहने या ये ज्वेलरीज पहनी तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। तो ये चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी अपनी फैमिली को देखना है पहले। अगर खुश रहना है तो कंपैरिजन नहीं चाहिए। तो यही मेरा डॉक्टर साहब क्वेश्चन भी है कि ये जो कंपैरिजन एक शुरू हो गया है, हर शख्स अपने तौर पे अब कोशिश कर रहा है। बहुत सारी दफ़ा मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने बुझा हुआ देखा, बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट में देखा कि उनको किसी चीज़ का रिग्रेट है। वो ये कहते हैं कि हम फ़लाना को देखते हैं, वो इस एज के अंदर ये कुछ अचीव कर चुका है, हम उसे अपने आप को देखते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़ा है। ये एक बड़ी अजीब बात है। और फिर इसी तरह फ़ीमेल के अंदर हमने ये चीज़ ज़्यादा देखी है, कोई कंपटीशन है कि उसने अगर ये ब्रांड लिया है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी इस स्टेट पर हूँ, वो कैसे मैनेज करती है, मुझे भी इम्प्रेशन देना है। ये जो सोसाइटी के अंदर मामलात हैं, अब ये तो बड़ा मुश्किल है यकीनन कि वो कि बाय नेचर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं वो कर सकते। लेकिन समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम तो यहाँ कोशिश यही कर रहे हैं कि काउंसलिंग करें, समझाई जाए ये बात। प्लीज़ ज़रा कंपैरिजन इज़ अ वेरी सेंसिटिव येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात करें। कोई आदमियों में भी ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों में, आदमियों में भी ये होता है। इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मुझे कहानी याद आ रही है आपकी सवाल सुन के ना। मैं थोड़ा सा, एक पेंटिंग कंपटीशन था जी। ये स्टोरी।
तो उस पर दुनिया के भर के आर्टिस्ट को कहा गया कि जो बेस्ट पीस के हवाले से एक पेंटिंग बनाएगा हैप्पीनेस पीस के हवाले से, तो वो उसको $20 मिलियन का इनाम है। दुनिया भर के पेंटर्स ने शिरकत की, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी, उसमें से एंड में 100 पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया गया। 100 पेंटिंग्स जो है ना एंड में पहुंची, लोग बड़े वो थे कि भाई देखे तो सही कौन सी पेंटिंग ऐसी है जिसको इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है। ठीक है। तो 100 पेंटिंग्स जब लगाई गई तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स थी, लेक्स थे, पहाड़ थे, सूरज था, ऐसी पीसफुल लेक्स थी जिसमें सितारे जो हैं वो उसके रिफ्लेक्शंस नज़र आते थे। लोगों ने कहा ये तो बड़ी प्यारी प्यारी ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक पेंटिंग पता नहीं कौन सी जीतती है। खैर एंड में जो है ना एक पेंटिंग को चूज़ किया गया, और जब वो पेंटिंग से पर्दा उठाया गया तो सब बड़े हैरान हुए, कहने लगे यार हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की कोई पेंटिंग जो है वो जीतेगी। तो वो पेंटिंग क्या थी कि उसमें तूफ़ान दिखाया हुआ था और एक छोटा सा घर था। तो लोगों ने एतराज़ किया कि ये तो कोई पीस से इसका कोई दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है, तो ये आपने कैसे चूज़ कर ली जो 20 इतना बड़ी अमाउंट डॉलर्स की जो है इसका इनाम रखा हुआ है, 20 मिलियन पाउंड के। तो खैर वो उसने कहा देखें, हम गौर से इस तस्वीर को देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी वजह है कोई। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, बहुत बड़ा तूफ़ान नज़र आ रहा है, एक छोटा सा घर है। तो कहते कि उस घर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और वो बाहर झांक रहा है और उसके मुंह में चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। तो ये जो है ना असल तस्वीर है, रियलिटी जो कि पीस को रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि बाहर शायद कितने ही तूफ़ान हो, अंदर से जो है ना वो इंसान खुश है, बहुत खूब। और जब भी कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं ना तो अच्छे से अच्छा इंसान चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा हो, लेकिन अगर वो अंदर से खुश है तो वो सुकून में होगा, वो पीस में होगा, उसके अंदर हैप्पीनेस होगी। हम अपनी खुशियाँ और पीस जो है ना बाहर से ख़रीदने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये कपड़े हैं, इसके पास ये ज्वेलरीज हैं, ये उसने अच्छा फ़ोन ख़रीद लिया है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इससे बेहतर ले लेंगे तो शायद हम खुश हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप बेहतर पे आएंगे तब आप खुश हो जाएंगे, फिर आप उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का सोचने लगेंगे। बात अब जब तक खुश नहीं होंगे जब अंदर से खुश नहीं है। इनर पीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस। और जब आप वो समझ जाएंगे ना फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फीमेल्स के हद तक हो या मेल के हद तक हो। चाहे वो कंपैरिजन फीमेल में आ रहा हो कि भाई इसने ये पहना, इसने इस तरह की शादी की, शादी में ये कपड़े क्यों पहन रही है, ईद पे ये क्यों हो रहा है। और खर्चे भी तो इसी तरह होते हैं, कोई ना कोई ओकेजन आता है तो फिर प्रेशर आता है, शौहर पे आता है कि भाई इतना हम करना है, वो उतना कर रही है, पड़ोसन ये कर रही है, फैमिली वाले ये खर्च कर रहे हैं, हमें इतने कम से कम कपड़े लेने हैं, इतनी चीज़ें पूरी करनी है। तो अगर आप अपने उसमें खुश हैं लिमिट में, एंड दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है बहुत अच्छा कपड़ा आपका 1-2 साल पुराना ईद का पड़ा हो, आपने वही ईद पे पहन लिया, क्या बुराई है, साफ़ सुथरा है, कोई दाग नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है। Exactly. जब प्रॉब्लम आते हैं तो उसको किस तरह से डील करना है वो एक समझदार इंसान समझदारी से आराम से कर सकता है। और समझदार कपल भी वही होता है जो मिल के अच्छे फैसले करें, आपस में झगड़े ना करें छोटी छोटी बातों में। और छोटी छोटी बातें जो ना वो रिश्तों को बड़ा ख़राब करती हैं। एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग के जैसे ये तो मैंने उसको लिख लिया है, देयर इज़ नो परफेक्ट रिलेशनशिप बट यू हैव टू मेक सम स्पेस कि आप उसको थोड़ा सा स्पेस भी दें और ये भी करें, और अगर ये बैलेंस होगा तब जाके फिर आप जो वो सारी चीज़ों को होल्ड कर सकेंगे। एंड अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो अपना मवाजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि उसके पास ये कुछ है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास फलाना ब्रांड की गाड़ी है, मेरे पास वो फलाना ब्रांड नहीं है। आई डोंट नो किस किस चक्कर में लोग हमारे जो पड़े हुए हैं। बहरहाल तो इन चीज़ों को अगर आप एक तरफ रख दें तो फिर खुद ब खुद चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, और वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी जो आप कभी आपने नहीं सोचा होगा। एक मैंने देखा है लोगों को कोई उनके स्ट्रेस का लेवल, ख़ासतौर पे चंद ख़वातीन का, विमेंस डे ख़वातीन के हवाले से बात हो जाता है, जो केस स्टडी सामने आ रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं, वो जी फ़लाना इवेंट है, मेरे पास वो उसके लिए ड्रेस कोई नहीं है, ये नहीं है, पूरा क्लॉसेट जो वो भरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो सोच रही हैं कि मेरे पास पहनने के लिए क्या है। मैं हैरान होता हूँ ये बात सोच के कि क्यों हमने अपने ऊपर ऐसी कंडीशंस लगा ली हैं। अब ये ख़वातीन के लिए है तो ज़रा सोचें इस बारे में, क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ। थोड़ी उनमें यकीनन ऐसी भी होंगी तो कहेंगी कि चलें ठीक है, जो भी है वो पहन के चले जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उनके स्ट्रेस की वजह बन रहा है वो बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस के लिए मैं कहता हूँ कि शायद आदमियों के लिए तो इतना
ना प्रॉब्लमेटिक होता ज़रूर है, बट फीमेल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि बहुत उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फिर उनको आना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह ये है अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर और उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो लिया हुआ है। और फिर जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो फिर जब डायग्नोस करते हैं तो ये चीज़ें अक्सर लोग डिस्क्लोज नहीं करते। आपकी केस स्टडी में तो यकीनन ऐसा आया होगा कि वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को, क्योंकि वो समझते नहीं है कि शायद इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ जगह मैंने देखा कि वो इस हद तक सीरियस होती हैं कि वो इस इवेंट में नहीं जाएंगे तो ये होगा। अच्छा जी, याया साहब लाइन पर हैं, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, सवाल को याया की बात सुनता है। याया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। याया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत सलाम हो दोनों को। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर साहब आए तो मैं बात करूं, और यकीन करें मैं नाजवा से गुजरा तो मैंने देखा क्लिनिक, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि इंशाल्लाह जरूर इनसे मुलाकात करूंगा अगर ये मुझे मौका देंगे तो। जी जी। देखें, बात ये यासिर, मेरी शादी को हो गई तकरीबन 26 साल, ठीक है। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो ये होता है कि आपको कुछ बैड्स एंड कुछ गुड्स के साथ अपने दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा कोई चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, लेकिन देखें मैंने जो रियलाइज किया, आपकी सेंसिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो मेरे वालिद ने मुझे सिखाई थी कि आपको मर्द को ज्यादा सेंसिबल होना बहुत जरूरी है। yes. इसके बाद होता यह कि आप जब आप किसी लड़की की शादी करते हैं, वो नई जगह पे आती है, तो जाहिर बात है उस माहौल से, और आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां जाहिर है क्वेश्चन भी करती हैं, उनकी अपनी सोच भी होती है। तो हम जो है उसको, हमें चाहिए कि हम उसको इस तरह डील करें, और जो ठहराव है ना वो जिंदगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके अंदर वो ठहराव नहीं आएगा, वक्त के साथ मैच्योर नहीं होंगे, तो फिर कभी बात दफा ऐसा भी होता है कि बहुत आगे जाके भी बड़ी एज में तलाकें हो जाती हैं, डिवोर्स हो जाती है। लेकिन मैं लंबी बात नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब माशरे में देखें बात है कि मैं अगर मेरा घर है, ठीक है, मैं तो जाहिर है मैं अपने बहुत सारी चीज सेंसिटिव डील करता हूँ, मैं समझता हूँ अगर उसमें कहीं बेशी बेहतर जानता है, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, मुझे उनको भी टैकल करना है, लड़की को भी इनको, हमारा जो समाजी सिस्टम है उसके अंदर बड़े चैलेंजेस है। तो आपको इतना स्ट्रांग, या लड़का या लड़की को इतना स्ट्रांग, इतना सेंसिबल होना कितना जरूरी, किस बात का जवाब देना, किस बात पे जवाब नहीं देना, डिप्लोमेटिकली किस तरह चलना है, तो ये हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अपने अपने घरों में, अपने आप में। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू याया, बहुत शुक्रिया याया, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। और याया अभी कुछ देर पहले भी यही कुछ बातें जो है वो हो रही थी और अभी भी इसको कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक ही लिखा जा रहा है डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसके ऊपर खुल के बात की जाएगी। तो प्रोग्राम देखते रहें। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, हमारे कॉलर भी थे, याया बात कर रहे थे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से और फैमिलीज़ के अंदर जो कुछ होता है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। जी प्लीज़। आई थिंक सवाल इम्पोर्टेंट है, और फिर वही ये तीनों एरियाज जो हम बात कर रहे थे इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, चाहे वो बाउंड्रीज़ हो, रोल्स हो, कम्युनिकेशन हो। अब देखें जो छोटे बड़े होते हैं फैमिलीज़ में, और क्या सोच के बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि आप किससे बात कर रहे हैं। बड़ों से बात कर रहे हैं तो भाई अब बात वही रोल्स की आ जाती है कि एक रोल सास का है, एक रोल बहू का है, एक माँ बेटी का है। तो जब आप बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो रिस्पेक्ट का कंपोनेंट आ जाता है, एक रोल है, एक बड़े है, एडवाइस लेने का कंपोनेंट आ जाता है, एज फैक्टर का डिफरेंस है, दोस्ती से ज़्यादा वो इज़्ज़त पे आती है बात कि भाई रिस्पेक्ट देनी है। और यही चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले के आई थिंक टाइम्स में ये चीज़ें ज़्यादा समझी भी जाती थी और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। आज के यंगस्टर्स थोड़े से सोचने लगे कि हमें ज़्यादा पता है, हमें क्या ज़रूरत है किसी से पूछने की, अपना डिसीजंस बता देते हैं, पूछते नहीं हैं, एडवाइस नहीं लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे, लेकिन यहाँ पे फिर ये होता है कि कम्युनिकेशन आप किसके साथ कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन है, माँ बेटे की कम्युनिकेशन है, भाई बहन की कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, और ये नहीं कि वन वे। और आजकल कई दफ़ा देखा गया है कि एक तो बोल रहा है, दूसरों पे इम्पोज कर रहा है अपना, लेकिन वो दूसरे की सुन नहीं रहा। और ये मैं देखता हूँ फैमिलीज आती है साइकेट्रिक पेशेंट को लेके, तो ये बड़ा कॉमनली नज़र आता है, पता चल जाता है फैमिली डायनेमिक्स में कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं,
कि बिल्कुल डोमिनेट करके रख देता है कोई एक पर्सन फैमिली का, बाकी चुप होकर सुन रहे होते हैं। वो बैलेंस हमारा आउट है। बाउंड्रीज का भी यही प्रॉब्लम है। बाउंड्रीज कभी कभी इतनी इनमैच्ड हो जाती हैं, इनमैच का मतलब इतनी करीब आ जाती हैं एक दूसरे के रोल्स के ऊपर, वो कर देती हैं। ऐसी माएँ बच्चों को लेकर आई हैं जो 28, 27 साल के बेटे हैं, लेकिन समझती हैं कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं अपने बच्चों से। 2 शादियाँ उनकी टूट गई बच्चों की, पैम्पर्ड करके इतना रखा बच्चों को कि वो अभी तक, चाहे वो 25-26 के हो गए थे, शर्ट्स भी चूज़ कर रही हैं तो खुद जाके माएँ चूज़ कर रही हैं बच्चों के लिए। उनको इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि भाई तुम खुद कर लो, तनख्वाहें भी आ रही तो वो कह रही हमें ला के दो, उनमें से तो पॉकेट मनी मिलेगी, फिर तुम उस पॉकेट मनी से जो करना है करो। तो बात वही है ना कि यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और कि आपको उसको उस रोल के हिसाब से वो अथॉरिटी देनी है, वो कॉन्फिडेंस देना है, वो चीज़ें करवानी हैं ताकि वो डेवलप तो करे। और ये चीज़ें जो है ना फिर हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करना फैमिलीज़ में। तो रिलेशनशिप्स में भी यही है। कभी कभी ये होता है कि मियाँ बीवी हैं, मियाँ सोचता है मैं ही कर सकता हूँ सारी शॉपिंग, बीवी नहीं कर सकती, उसे पता ही नहीं क्या करना है। जब उसको वो देते ही नहीं आप साथ में अथॉरिटी, थोड़ा खर्चा दें, थोड़ा देखें वो किस तरह से कर रही है, डील किस तरह से कर रही है बजट करके, तो फिर वो सीखेगी। साथ साथ बहुत ओवर क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए कभी, कि जो चीज़ें न्यू लर्नर होता है, चाहे वो गाड़ी चलाना सीख रहा हो, चाहे वो शॉपिंग करना सीख रहा हो, चाहे वो किसी और अभी पहली दफ़ा माँ बनी है कोई, तो जाहिर है उसको वो चीज़ें नहीं पता होगी जो ऐसी माँ को पता है जो 3 दफ़ा जिसके बच्चे हो चुके हैं। तो वो ग्रेजुअली उसको सिखाना, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अब औरतों में, अब हम औरतों की बात कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन है कि जहाँ प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और शादी के फ़ौरन बाद तो पहली चीज़ यही पूछना शुरू होता है कि भाई हमें खुशखबरी कब सुना रहे हो। एक तो ये, और फिर एक प्रेशर पड़ता है। पहले एक प्रेशर पड़ गया कि सिंगल से आप मैरिड उसमें रोल में आ गए हैं, तो एक अबव लेवल लोग अब आपको देखते हैं, आप मैरिड कपल हैं। फिर अगर बच्चा होने लगता है तो फिर एक प्रेशर आने लगता है कि भाई ये प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी से कैसे गुजरना है, वो हज़ार औरतों के हज़ार बातें कि बेटा होगा, बेटी होगी, ये इस तरह का शेप है तो ये होगा, वो अपनी मिथ जो है बनाए हुए वो। और फिर उसके बाद जो है ना इस हद तक क्रिटिसिज्म और कमेंट्स और ये चीज़ें प्रेशर में आके कई औरतें जो है ना नफ्सियात की पेशेंट बन जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन कल्चरल जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कई ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। पर्पुलर ब्यूज को ले लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद फ़ौरन पहले 7 से 10 दिन होते हैं। अराउंड 70 to 80% फीमेल्स में डिप्रेसिव सिम्टम्स और मूड चेंजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है। और ये समझते नहीं हैं आमतौर पे लोग जो कि जिनकी फीमेल्स जो हैं प्रेगनेंसी से गुजरती हैं। और फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, पोस्टपार्टम साइकोसिस भी का अनकॉमन नहीं है। तो ये बहुत सी साइकाट्रिक मेंटल हेल्थ इलनेस हैं जो कि औरतों में होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है लोगों में, कितनी नॉलेज है, कितनी एजुकेशन है, नहीं है। और फिर कितना सपोर्टिव रोल है हस्बैंड का फीमेल के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। आई थिंक थोड़ा सा मैं ड्रिफ्ट कर गया हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी रेलेवेंट। ये इन ऑर्डर टू कीप मेंटेन द बैलेंस, ये ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल सही है, जैसा भी याहिया ने क्वेश्चन किया था तो यही उसका सबसे अप्रोप्रिएट जवाब है कि बैलेंस किस तरह रखा जाए, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज़ इंसान की नफ्सियात से जुड़े हैं और यही समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी फीड कर दी गई हैं, अब थोड़ी सी सोशल मीडिया की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी फीड कर दी जाती हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, इस जनरेशन के अंदर, क्योंकि उनको लर्निंग जो है, जो कुछ भी मिली है वो सेल फोन से ही मिली है। जो कुछ उनके नज़रियात हैं, सोचने समझने का तरीका है, वो वैसा ही है जो उसने सोशल मीडिया ने उनको सेट करके दिए हैं। तो अब ये ख़वातीन के अंदर, और जैसे अभी बात हो रही है कि जैसे वुमेंस डे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों की अपनी नॉलेज में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं तो समझते हैं कि यही बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक ज़ाविया जो है वो पेश किया जाता है, एक चीज़ दिखाई जाती है, उसके बहुत सारे और दीगर पहलू हैं जिनसे वो पोशीदा हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन से ये चीज़ समझने में मदद मिलेगी कि इससे अगर बाहर निकल कर सोचेंगे, हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें। अब इसका मतलब ये होता है कि जो सोचने समझने का एक रिवायती तरीका है उससे ज़रा हट के सोचेंगे और दीगर पहलुओं के बारे में सोचेंगे,
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे कुछ आपको नई चीज़ समझने का मौका मिलेगा। पेशेंट्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं, और किस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए जानना ये ज़रूरी है कि किस नौइयत के केसेस आ रहे हैं। एक तो ड्रग रिलेटेड जो है वो पेशेंट्स जो है मैं देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके ऊपर हमने बात की है, और दूसरा फैमिली इशूज़ जिस तरह के बढ़ रहे हैं, कुछ तो को हमने एड्रेस किया है। और क्या चीज़ आपकी समझ में आ रही है, या केसेस आपकी नॉलेज में हैं या स्टडी में आए हैं जिसको आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब। जो मिक्स कॉकटेल पेशेंट्स का आता है डेली बेसिस पे आउट पेशेंट में, उसमें जो मेन 3-4 बड़े डायग्नोसिस हैं, उसमें एक तो डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। ठीक है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। राइट। रिस्क ऑफ सुसाइड भी बढ़ रहा है साथ साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 केसेस अभी रिपोर्ट हो गए इस हफ्ते के अंदर। बिल्कुल। अब ये भी क्वेश्चन है कि क्या हमें रिपोर्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए सुसाइड को, अगेन। क्योंकि ये भी मैं देख रहा हूँ कि जब रिपोर्टिंग होती है किसी बड़े सुसाइड की, उसके फ़ौरन बाद 3-4-5 सुसाइड हो जाते हैं। जी। तो ये भी ज़रा Right. देखने की ज़रूरत है कि हम किस हद तक रिपोर्टिंग करें इसकी, और क्या एहतियात बरतें इस हवाले से। एंजाइटी इज़ वेरी कॉमन। यस। एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स साथ में, फिर साइकोसिस, और साइकोसिस में फिर पूरा रेंज आ जाता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन ड्रग इंड्यूस साइकोसिस फिर बहुत ज़्यादा कॉमन, जो हम बात करते रहे हैं बहुत दफ़ा। नशा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, पेशेंट ठीक होके जाते हैं। अब कल मेरे पास, कल ही की बात है, एक पेशेंट आया जो महीने के दाखिले के बाद गया, ही वॉज टेकिंग हार्ड साइड हेरोइन और जो एम्फेटामीन वगैरह लेता रहा। अब कल जब आया तो उसकी माँ कहने लगी ये तो फिर बिगड़ रहा है, एजिटेट हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। मैंने कहा दवाइयाँ खा रहा है क्या? जी दवाइयाँ भी खा रहा है। फिर मैंने कहा कोई नशा नहीं, कोई ख़ास नशा तो नहीं कर रहा। मैंने कहा ख़ास नशा नहीं, तो मैंने कहा कुछ तो ले रहे हो तुम? कहना हाँ चर्स ले रहा हूँ और नस्वार ले रहा हूँ। वेरी गुड। तो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि मसला ये है कि वो कई लोग नहीं समझते कि चर्स, नस्वार और ऐसे कई नशे पाकिस्तान में हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने वो नशा तो छोड़ दिया, लेकिन कहा चलो यार अब मैं ये कर लेता हूँ, साथ में दवाई भी खा लूँगा, तो फिर ही इज़ गोइंग बैकवर्ड। और मैंने मदर को यही कहा, मैंने कहा अगर इसी पे कंटिन्यू रहा फिर ये दाखिले की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एडिक्शन हो ही गई समझ लें इसकी। इसको चाहिए बिल्कुल चर्स रोक दे, ना ले। तो ये बड़ा कॉमन मसला है कि हमें समझाने की ज़रूरत है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी ड्रग्स। बिल्कुल सही। बिल्कुल, वरना फिर फ़ायदा नहीं ट्रीटमेंट का। राइट। बिल्कुल ऐसा ही। पैसे फैमिली के खर्च होते हैं ज़्यादातर, और जो पेशेंट होता है वो फिर ये करता है कि कहते हैं चलो मैं इसकी जगह कोई ऑल्टरनेट देख लेता हूँ। दोस्तों से उन्हीं के मिल लेगा चाह, वो कहते हैं चलो यार ये कर लो, ये कौन सा बड़ा नशा है। बिल्कुल तो सही है, ये भी फिर है। वो मसला ख़राब हो जाता है। फिर जनाब बाकी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बड़ा कॉमन है। अब देख लें, वही मैं बता रहा था अपने एम्प्लॉय की जिसका मोबाइल छीना है। Yes. इस तरह के केसेस में थोड़ा सा भी, अब वो मुझे किसी और की कहानी बता रहा था कि किसी ने ज़रा रेजिस्ट किया, उसकी आँख में गोली मार के चले गए, जी। वो मर गया। तो ये बड़ा कॉमन है कि इस तरह के हालात जो हो रहे हैं, और इस तरह का कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है तो देन अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। बिल्कुल ठीक तो है। ये बड़ा कॉमन है कि कोई भी ट्रॉमा जो है, और ट्रॉमा होते रहते हैं हमारे माशरे में कहीं बिल्कुल ना ऐसा किसी ही। ना किसी सूरत में। कोई लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं जब ये सारे मामलात होते हैं। ज़ाहिर है कि आजकल इतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, उसके बाद मोबाइल ख़रीदना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो माशाल्लाह गवर्नमेंट भी, हमारी उनकी कोशिश है कि उसको मोबाइल से कम से कम इंटरनेट और उससे दूर नहीं कर पा रहा है तो उनको मोबाइल से इतना दूर कर दें, इतना एक्सपेंसिव कर दें कि शायद किसी के एक्सेस में हो ही ना, तो इसको वो ना किया जाए। बहरहाल इनकी अपनी सोच है। डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा आगे, क्योंकि रमज़ान है और सारे डॉक्टर से जितने भी मेरे पास आते हैं मैं हमेशा पूछता हूँ अपना स्केड्यूल ज़रूर बताएं। कोई लोग आप तक आना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, कैसे देखते हैं पेशेंट्स को? टाइमिंग्स कम कर देते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं कि 6 बजे तक माइंड ऑफ कर दे। वैसे तो 10 बजे तक क्लिनिक होता है, फार्मेसी होती है, लेकिन 3 से 6 मेरे टाइमिंग है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो अर्ली स्टार्ट करते हैं 10 से, एंड फिर ओपन टिल 6 PM। और यही फार्मेसी की भी टाइमिंग्स हैं। इन पेशेंट के हवाले से वी आर 24 आवर्स, तो वो किसी टाइम पे भी दाखिले हो सकते हैं पेशेंट्स के लिए। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसोम्निया के केसेस वैसे ही बहुत नींद के हवाले से बड़े प्रॉब्लम कॉमन है हमारे, लेकिन ये कि रमज़ानों में शायद ये प्रॉब्लम बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कि बात पूरी रात जागने की और फिर पूरे दिन सोने की, और ये मेरा नहीं ख्याल कि रमज़ानों में जब रोज़े रखे जाते हैं तो ये चीज़
हमें सिखाई गई है या इस वजह से रोज़े रखे जाते हैं कि हम पूरा दिन सोएं और आराम से इफ्तार के टाइम पे उठें। तो कोशिश फिर भी यही करनी चाहिए कि हम रात ही को सोएं, सहरी पे उठें, दिन को जागें, विटामिन डी लें, अपना दिन उसी तरह से गुजारें जिस तरह से गुजारना चाहिए। बिल्कुल, खाना जो है कम से कम खाएं इफ्तार के टाइम पे, इतना हैवी ना लें क्योंकि पूरे दिन के ब्रेक के बाद अगर बहुत हैवी खाएंगे तो आपका स्टमक अपसेट होगा, साथ में और नींद ख़राब होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी साथ में होंगे। तो ये कि वो रूटीन आप बिल्कुल अलग करके ले जाते हैं ना जो रमज़ानों में, वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ना किया जाए और उसको जितना बेहतर की तरफ लीजिए कि फास्टिंग इज़ नॉट कि आप बिल्कुल रोज़ा रख रहे हैं तो आप इस हद तक खा लें कि भाई आप समझें मैं ऊँट हूँ कि भाई मैं 2-3 महीने का अब राशन जमा कर लिया है, कोई मसला नहीं है। आपको हल्का फुल्का ही खाना है रोज़े के बाद भी, और हाथ हल्का रखना है। हाथ हल्का रखना है। गॉड से कि बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि हमारे यहाँ तो हाल ही होता है कि आप 15 दिन तक रमज़ान के जाकर देखेंगे सारे मार्केट्स आपको बंद मिलेंगी सुबह के वक्त, और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। किसी भी दफ्तर में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, जी रोज़ा है काम नहीं करेंगे। ये हम लोगों का हाल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी से खोलते थे रोज़ा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं जितनी है वो तो बहुत ही डेंजरस है किडनीज के लिए। तो जितनी स्प्राइट कोक की जितनी प्रोडक्ट्स मेरा नहीं ख्याल कि उनको यूज़ करना चाहिए। तो हेल्दी खाएं और टाइमिंग पे कम खाएं। फॉर गॉड से कि ये इसके लिए नहीं है कतई कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ तो तरह तरह के खाने जो है वो बनाए जाते हैं, एहतमाम किया जाता है, इससे खुदारा परहेज़ करें। ये कतई इसका हिस्सा नहीं है कि हमने इसको बना लिया है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो अफ्तार होगा। नॉर्मल अपनी लाइफ रखें और कोशिश ये करें कि दिन भर में जितनी भी आपकी रूटीन है, जैसे अभी आप करते हैं, सारे काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपने नॉर्मल लाइफ जो है उस तरह करें। इबादत का हिस्सा भी रखें, उसके लिए स्केड्यूल बनाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे आपने दिन में गुजारा करना है, किस तरह आपने जाना है, लोगों से मिलना है, लेकिन कम से कम रोज़े को बुनियाद बनाकर अपने कामों को तर्क ना करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और यही हमारी डिस्कशन भी थी। और बहुत सारे और दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसकी निशानदेही लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस वक्त में जो इसको डिस्कस किया जाए। इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने